पेरेंट्स की छोटी छोटी चीजों को लेके इतने इनसिक्योर हो जाते हैं, जैसे कि हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रही है, आईज थोड़ी और सुंदर लग सकती है, नोज थोड़ी और बेटर दिख सकती है, जॉ लाइन थोड़ी और शार्प हो सकती है। और इन सब चीजों की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। आज के टाइम में हम सबको अपना बेस्ट वर्जन दिखना होता है, और उसके लिए अगर थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट या सर्जरीज करानी पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हेलो, आज हमारे साथ प्रेजेंट है डॉक्टर चंद्र प्रकाश, एक्सपर्ट इन फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी। हेलो। और आज हम डिबंक करेंगे मिथ्स और आपके फियर्स रिगार्डिंग फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरीज। हेलो सर, तो स्टार्ट करें फिर अपने क्वेश्चन से। हाँ जी। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या कॉस्मेटिक सर्जरी सिर्फ फीमेल्स के लिए होती है? माधुरी, पहले बताना चाह रहा हूँ मैं, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा रहता है कि ये फीमेल के लिए होता है और मेल ऐसा सोचते हैं, और इसलिए सोचते हैं कि हम नहीं करा सकते हैं। चाहे मैक्सिमम जो मेल आते हैं कंसर्न पे, वो आते हैं हेयर के रिगार्डिंग, और कहते हैं कि हेयर ट्रीटमेंट ही कराना है और फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी अवॉइड करते हैं। लेकिन धीरे धीरे अब देख रहा हूँ आज का ट्रेंड ऐसा है, सबको अपनी नोज अच्छी करनी है, चिक्स अच्छे लगने चाहिए थोड़ा, और हेयर के साथ साथ ये सब ट्रीटमेंट भी मेल करा रहे हैं। और तो ये आपका क्वेश्चन का जो है, जो मिथ है लोगों ने बना रखा है कि सिर्फ फीमेल ही करा सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेल भी करा रहे हैं और करा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और इवन जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, मेल और फीमेल, ट्रांसजेंडर भी बहुत आज के टाइम में अपने ऊपर फोकस करते हैं वो लोग, और वो लोग भी करा रहे हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी हो, हेयर ट्रांसप्लांट हो, फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी, इसके लिए कोई ये स्पेसिफाई नहीं कि सिर्फ फीमेल करा सकते हैं, सब लोग करा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और बहुत ही सिंपल तरीके से आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी हो रही है, बहुत एडवांसमेंट आ गया है, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज हो रही है। अब जो कि लोगों के मन में ये है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत लोग ऐसे दिमाग में हैं। और आजकल मैक्सिमम सर्जरी, नोज की सर्जरी, जैसे चिन की सर्जरी, चिन इम्प्लांट सर्जरी, फेशियल इम्प्लांट सर्जरी जैसे मैं करता हूँ, बहुत सारे लोग अभी क्या है फेशियल इम्प्लांट सर्जरी के ऊपर भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि परमानेंट ऑप्शन होता है। क्योंकि अभी तक जो मैक्सिमम जो लोग जानते थे कि फिलर है, बोटॉक्स है, थ्रेड के वजह से ही सब होता है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, इन्वेजिव प्रोसीजर भी करा रहे हैं, क्योंकि वो मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स में हो जाता है। तो इसमें मैं तो रिकमेंड करता हूँ परमानेंट सर्जरी, फेशियल इम्प्लांट सर्जरी मैं करता हूँ, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि परमानेंट। थैंक यू सर आंसर करने के लिए। आई एम प्रीटी श्योर आपकी बात सुन के बहुत सारे मेल्स भी मोटिवेट होंगे कॉस्मेटिक सर्जरीज कराने के लिए। थैंक यू। हमारा अगला सवाल है कि क्या फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरीज अननेचुरली लगती हैं? आपका क्वेश्चन बड़ा सही है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का पूछना होता है जब भी प्रोसीजर कराते हैं तो, कि कुछ चेंजेस तो नहीं आ जाएगा, अगले लोगों को कैसा लगेगा। क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको कैसा लगे, और दूसरे लोगों को पता नहीं चलता है। आज के टाइम में इतना मिनिमल इन्वेजिव करते हैं कि किसी और को पता चल जाएगा है कि आपने कुछ कराया है, ऐसा नहीं है। वो लगेगा आप सुंदर दिख रहे हो, अच्छे हो लग रहे हो, क्या कराया नहीं पता चलेगा। और अननेचुरल की बात तब आती है किसी भी चीज को ओवर कर लेते हो। अगर चिन इम्प्लांट कर रहे हैं तो चिन इम्प्लांट बहुत बड़ा चिन डाल दिया, अगर फेशियल इम्प्लांट्स कुछ लगा रहे हैं तो बहुत बड़ा कर दिया, तो वैसा नहीं लगेगा। तो ऑब्वियसली अगर सही तरीके से किया जाए तो बहुत ही नेचुरल लगेगा, नेचुरल लुक आएगा। हमने क्या करना है, फेस को एनालाइज करते हैं पहले, और किस तरह का फेस डिजाइन करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक रेशियोज निकालते हैं, उसके हिसाब से फिर करते हैं उसको प्रोसीजर्स। कितना अगर चिन को इंक्रीज करना है, कितना एमएम इंक्रीज करना चाहिए, चिक एनहांस करना है, कितना करना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं फेस को स्लिमर करना है तो कितना फैट निकालना है, तो ये सब पे मेन इंपॉर्टेंट फोकस रहता है हमारा। तो अच्छे तरीके से किया जाए, पहले फेशियल एनालिसिस करके किया जाए तो नेचुरल दिखेगा। तो सर मेरे फेस को एनालाइज करके आप क्या बताएंगे मुझे, क्या प्रोसीजर्स करने चाहिए? हाँ जी डॉक्टर माधुरी, सबसे पहली बात बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो क्वेश्चन पूछा मुझसे, आप ब्यूटीफुल हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन बीइंग ए फेशियल कॉस्मेटिक सर्जन ब्यूटी का कोई एंड नहीं, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि और मैं क्या कर सकता हूँ बता रहा हूँ, और ब्यूटीफुल कर सकता हूँ। उसके लिए पूरा आपको फिर अलग से मैं सेशन दूंगा
फेशियल एनालिसिस सेशन। फिर आपको मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ क्या किस चीज की जरूरत है, कि नोज कैसा होना चाहिए तो और सुंदर होता, जी। आपका फेस का कैसे डिजाइन कर सकता हूँ तो और सुंदर होता, आईब्रो कैसे लिफ्ट कर सकता हूँ और बेटर होता। तो इसकी डेफिनेशन है ब्यूटी की कोई एंड नहीं। Right. तो आप एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा नहीं कर सकते हो कि हाँ मैं इतना करने को इतना सुंदर होगा। तो ये पूरा लाइफ टाइम प्रोसीजर चलता रहता है कि हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली विथ एज बोन डिसॉल्व होते हैं, फैट जो फैट है शिफ्ट होते हैं डाउनवर्डली, तो चेंजेस आता रहता है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोसीजर्स बताते रहते हैं और करते रहते हैं। डॉक्टर हिमाद्री, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक यू सर। ग्रेट सर, मैं डेफिनेटली आपसे एक सेशन लूंगी फेशियल एनालिसिस के लिए। अगले सवाल पर आते हैं, क्या कॉस्मेटिक सर्जरी की एक परफेक्ट एज या आइडियल एज होती है? हिमाद्री, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जनरली जो है एक हर के बॉडी पे बोन का फॉर्मेशन जितना उसको ग्रोथ करना है, चाहे डिपेंड करता है स्किन की मैच्योरिटी पे, फैट के ऊपर, एक लेवल के बाद वो स्टैगनेंट हो जाता है, उसके बाद रिजॉर्प्शन स्टार्ट होता है। तो जनरली हम 23-24 तक अवॉइड कर, 22-24, उसके बाद हम प्रोसीजर जैसे फेशियल इम्प्लांट्स के लिए तो एक बार फेशियल असेसमेंट कर लेते हैं, उसके बाद कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर किसी को ट्रॉमेटिक इंजरी तो हम पहले भी कर सकते हैं। और जनरली क्या है, मैक्सिमम जो हम स्ट्रिक्टली फॉर कॉस्मेटिक फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी हम प्रेफर करते हैं, तो हम 23+ प्रेफर करते हैं। और जैसे एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट ऑब्वियसली 60 इयर्स एज को ही अगर हम कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जैसे अब स्किन सैग हो गई है और तो ब्लैकोप्लास्टी सर्जरी करनी है, फोरहेड लिफ्टिंग करनी है, वो तो 60 एज 65 एज में करेंगे ना, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट तो 25 एज वाले को होगी नहीं। 25 एज वाले को क्या रिक्वायरमेंट होगी, अगर फेशियल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ फेशियल एसिमेट्री हो रही है उसको करेक्शन करना है, तो उनके लिए करेंगे। और जैसे एज अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर्स करने हैं तो डिपेंड 40 में, 45 में, 50, 60 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेडिकल ग्राउंड कंडीशन ठीक हो तो 60-70 को करने में बिल्कुल। और हर लोगों को आज के टाइम में अच्छा लगना है, और जब फैसिलिटीज अवेलेबल है तो क्यों नहीं अच्छा लगे। राइट, थैंक यू सर। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अभी तक। अगले सवाल पर आते हैं, क्या फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के बाद फेशियल सेंसेशन लूज होने के चांसेस रहते हैं? जैसे कुछ सर्जरीज में है, जो जैसे हम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं तो उसमें फेशियल सेंसेशन जो लूज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों के लिए, 15 डेज 30 डेज, उसके बाद फिर ऑब्वियसली हील हो जाता है तो बेटर हो जाता है। और फेशियल्स जो सर्जरीज हैं उसमें भी आप जब स्वेलिंग आ जाती है थोड़े दिन के लिए, 2-4-5 दिन के लिए रहता है स्वेलिंग। अगर चिन इम्प्लांट किया है, बगल पैटर्न पर सर्जरी की है, चाहे लेप्रोप्लास्टी किया है, तो वो टेम्पररी है, ऐसा नहीं कि परमानेंट है, आपको सेंसेशन चला ही जाएगा। तो कुछ दिन के बाद फिर वो सही हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इस आंसर से आपने बहुत सारे व्यूअर्स का फियर टैकल किया है सर। लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि क्या कॉस्मेटिक सर्जरी कराने से कैंसर हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉस्मेटिक सर्जरी कराने से कैंसर नहीं होता। अगर कोई को कैंसर है ऑलरेडी पहले और कैंसर का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उसके बाद कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं, तो दिमाग में ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी कराने की वजह से कोई कैंसर नहीं हो सकता। थैंक यू सर। अगला सवाल है हमारा कि राइनोप्लास्टी, जिसे पॉपुलरली नोज जॉब भी बोला जाता है, वो सिर्फ अपीयरेंस इंप्रूव करती है नोज का, पर उसका फंक्शन पे कोई असर नहीं होता। ऐसा नहीं है कार्य। जैसे क्या है कि जब भी हम प्रोसीजर्स करते हैं तो फर्स्ट जो है हम ये जज कर लेते हैं कि जितना प्रोसीजर्स करना है, इवन हम अगर एलआर प्लास्टी कर रहे हैं और या तो नोज एगुमेंटेशन कर रहे हैं, तो जो भी आपको जो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ना है। कितने लोग आके बोलते हैं नहीं बिल्कुल नोज पतला करना है, पतला करना है, तो ऑब्वियसली इतना पतला ना कर दें कि ऑब्वियसली ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, तो फंक्शनली हैम्पर ना हो। ठीक है, अगर हम ऑस्टियोटॉमी भी करते हैं तो वो भी ध्यान में रखना है कि हमें फंक्शनली हैम्पर ना हो। और आज के टाइम में सबको क्या है, स्ट्रेट नोज चाहिए, स्लिमर चाहिए,
और ऑब्वियसली पॉइंटेड चाहिए, तो उसके लिए बहुत ही इजी और हाफ एन आवर का प्रोसीजर होता है। और उसमें नोज इम्प्लांट हम कर सकते हैं। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, कार्टिलेज और कहीं से अगर मशीनिंग का बॉडी के दूसरे पार्ट से निकाल कर डालने की जरूरत नहीं है, और इतने अच्छे शेप में आ जाते हैं कि इमीडिएटली इन्हांस हो जाते हैं। और इसको करने के लिए जनरल एनेस्थीसिया भी देने की जरूरत नहीं होती है। लोकल एनेस्थीसिया में हाफ एन आवर जॉब है, और लुक जो है बहुत ही अच्छा और सुंदर एस्थेटिक लुक देता है। थैंक यू सर, ये कॉमन मिथ सबको डेफिनेटली क्लियर हो गया। अगले सवाल पर आते हैं, क्या कॉस्मेटिक सर्जरी कराने से एजिंग प्रोसेस एकदम स्टॉप हो जाती है? हिमाद्री, ये तो मिथ है। एक्चुअली क्या है कि वी जस्ट डिले द एजिंग विथ कॉस्मेटिक सर्जरी, वी कांट स्टॉप द एजिंग, क्योंकि बॉडी में चेंजेस तो आते रहते हैं, आते रहेंगे। बोन रिजॉर्व होता रहेगा विथ टाइम, फैट जो है शिफ्ट होता जाएगा। ऑब्वियसली स्किन में रिंकलिंग, जो इलास्टिसिटी उसकी डिक्रीज होती रहेगी। तो एज अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कॉस्मेटिक सर्जरी हम करते रहते हैं, और उसके लिए हम आपके दिमाग में लाए कि कॉस्मेटिक सर्जरी करा लिया, अब तो हम बूढ़े ही नहीं होंगे, हमारी स्किन जैसे 25 साल 20 साल में थी, 16 साल में थी, वैसे रहेगी। तो वो अनएक्सपेक्टेड है, और अनएक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि लोग दिमाग में ऐसा होता है, क्लिनिक में आते हैं और सोचते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी करके मेरे ये चेंजेस आ जाएगा। कुछ लोग फोटोज ले आते हैं अपना, वो फोटोज होगी 16 ईयर्स की, और तो ऐसे चेंजेस नहीं आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एज को स्टॉप कर सकते, हम सिर्फ एजिंग को डिले कर सकते। दैट्स इट। ग्रेट सर, जैसे हमने राइनोप्लास्टी की बात करें, तो अब बात करते हैं आईलिड सर्जरी की। अपर आईलिड सर्जरी, लोअर आईलिड सर्जरी से ब्लेफारोप्लास्टी भी बोलते हैं। जी जी। तो लोग डरते हैं कि स्कार्स छोड़ देंगे, कब तक रहेंगे स्कार्स, और ऑब्वियसली आई की सर्जरी है तो आई बॉल को हैम्पर ना हो, कुछ चोट ना पहुंचे, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हिमाद्री, बताना चाहूंगा मैं कि जैसे ब्लेफारोप्लास्टी सर्जरी की बात करें तो हम जनरली प्रीफर करते हैं कि अपर आईलिड जो है, तो बहुत सारे एरोटोसिस कंडीशन हो गया और अपर आईलिड बहुत यूज हो गई स्किन, तो वैसे सिचुएशन में क्या है, विजन भी इम्पेयर होने लगता है, तो उसको उस कंडीशन की अपर ब्लेफारोप्लास्टी सर्जरी करते हैं। स्कार की जहाँ तक बात आती है कि वो बिल्कुल फाइन स्कार्स होता है, और आप जैसे ओपन करेंगे तो विजिबल नहीं होगा। आप आइज क्लोज करेंगे और बहुत क्लोज से देखेंगे, तब वो बहुत हल्की सी लाइन, और विद टाइम जो है वो भी चली जाती है। बहुत स्कार तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल चला जाएगा, तो रहेगा, बहुत ही कम रहेगा जो नजर नहीं आएगा। जहां तक लोअर आईलिड ब्लेफारोप्लास्टी की बात होती है, जनरली हम किन के लिए करते हैं, उनके लिए अगर स्किन बहुत लूज हो गई है और अगर लग रहा है कि आई बल्ज हो गया, आई बल्ज हो गया है, तो जिससे क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे किसी का ऐसा बड़ा सा बल्ज दिखता है, और बहुत सारे लोग ये आते भी हमारे पास पूछते हैं कि नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर कर दो, फिलर के द्वारा कर दो, तो फिलर के द्वारा पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम लोअर आईलिड ब्लेफारोप्लास्टी करते हैं। लेकिन वो क्या है कि उसमें स्कार्स जो है हम जनरली क्या है ट्रांसकंजक्टाइवल करते हैं, अंदर से होता है वो, तो उसमें स्कार्स तो दिखते ही नहीं है क्योंकि वो आईलिड के अंदर से होता है, तो स्कार्स का कोई मतलब नहीं है उसमें। और बेसिकली उसमें सूचर लेस करते हैं, सूचर भी नहीं देने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपर आईलिड में जरूरत पड़ती है। और इस कंडीशन में लोगों के वहम जो है दिमाग में कि आई बॉल, जो आपने बोला आई बॉल में कुछ हैम्परिंग हो, बेसिकली हम आई बॉल प्रोटेक्टर लगा देते हैं, तो लेजर से यूज भी करते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको थोड़ा सावधानी से किया जाए, तरीके से किया जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल करा सकते हैं, सिंपल हाफ एन आवर टू 1 आवर प्रोसीजर है, और इमीडिएटली आप कराने के बाद घर जा सकते हैं। और इसका हीलिंग टाइम भी है 3 to 4 days में, विद इन वीक। स्वेलिंग है, थोड़ा लिटिल बिट इरिटेशन है, ऑब्वियसली तो सब कुछ चला जाता है। अब 1 वीक के बाद हम अगर अपर आईलिड कर रहे हैं, सूचर भी डालते हैं, तो सूचर रिमूव कर देते हैं। ग्रेट सर, जैसे कि आपने सर्जरी की बात की, तो क्या सर्जरी के बाद अगर स्वेलिंग है तो इसका मतलब यही होता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वेलिंग का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली क्या, कोई भी प्रोसीजर हम कर रहे हैं, स्किन को कट कर रहे हैं, चाहे सुचरिंग कर रहे हैं, किसी भी कोई भी करेक्शन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली टेम्पररी साइड इफेक्ट तो आएगा, उसका स्वेलिंग तो आएगा, और जैसे जैसे हीलिंग होगा वो बेटर होगा।
ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से सोए, हमने प्रोसीजर किया इस वजह से सोए, लेकिन वो 3 to 5 डेज के अंदर सबसाइड कर जाता है। थैंक यू सर। सर ब्लेफेरोप्लास्टी की हमने बात की, थोड़े और डाउट्स है उससे लेकर कि क्या ब्लेफेरोप्लास्टी कराने से विजन ब्लर हो जाता है या फिर क्रॉनिक ड्राई आइज होने के चांसेस भी हैं? बिल्कुल डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। और बेसिकली क्या है कि अगर कोई भी प्रोसीजर को अगर सही ढंग से ना किया जाए, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जैसे जनरली क्या है, मैं अपने प्रैक्टिस में प्रोसीजर्स इंसिजन देने के लिए लेजर यूज करता हूँ, जिससे कि डाउन टाइम कम है और फास्ट हीलिंग हो। और ऐसे कंडीशन में अगर और भी कोई लोग प्रोसीजर कर रहे हैं और हमने आई बॉल प्रोटेक्ट नहीं किया, तो अगर लेजर क्या है आई बॉल पे लगता है तो ऑब्वियसली विजन इम्पेयर होने के चांसेस बने। और इवन जो आप ड्राई आइज की बात की, हमने ब्लेफेरोप्लास्टी कर रहे हैं और देखिए कि आइज भी क्लोज नहीं हो पा रही है, हमने ज़्यादा रिमूव कर दिया इसके, पहले मेजरमेंट सही नहीं लिया, हमने असेसमेंट सही से किया नहीं और उसके बाद किया, तो ऑब्वियसली क्या है कि वो क्लोज नहीं हो पाएगा। तो ऑब्वियसली यार वहाँ लुब्रिकेशन जो होता है, टीयर्स जो निकलता है, लुब्रिकेट जो होता है, तो वो अगर क्या होता है ड्राई होने लगेगा फिर तो प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली असेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑब्वियसली आप एक अच्छे सर्जन से कराएं। और इसके पीछे आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर के लिए असेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट सर। अब अगर फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरीज की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लेते हैं बकल फैट रिमूवल सर्जरी, तो क्या उससे फेस में डिसिमिलैरिटी होने के चांसेस है? ये तो मिथ है डॉक्टर, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर कब ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, अगर हमने बकल फैट रिमूवल सर्जरी जैसा आपने पूछा, तो किस साइड से फैट निकाला ही नहीं हमने, किस साइड से फैट ज़्यादा निकाल दिया, तो इसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है डिसिमिलैरिटी रहेगी। क्योंकि एक तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहूंगा कि नो वन हैव ए बाइलेटरल सिमेट्रिकल फेस इन द वर्ल्ड, लेकिन दिमाग में सबको ये रहता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी कराते के साथ ही ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। तो पहले से ही फेस उनका सबका फेस बाइलेटरल एसिमेट्रिकल होता है, तो प्रोसीजर्स करने के बाद भी 19-20 का फर्क तो चल सकता है। ऑब्वियसली मैंने फैट निकाला किसी का, किसी साइड से पूरा निकाल दिया, किसी निकाला ही नहीं, तो ऑब्वियसली एसिमेट्रिकल रहेगा। अगर आपको कोई भी चिक ऑगमेंट करा रहा है, मलार ऑगमेंटेशन करा रहा है, तो ऑब्वियसली एक साइड बड़ा इंप्लांट डाल दिया, एक साइड छोटा इंप्लांट डाल दिया, तो प्रॉब्लम आएगा। अगर नॉन बेजिक प्रोसीजर्स में जा रहे हैं, फिलर के थ्रू करा रहे हैं, बोटॉक्स के थ्रू करा रहे हैं, तो किसी साइड फिलर ज्यादा भर दिया, किसी साइड कम दिया, तो ऑब्वियसली एसिमेट्रिकल लगेगा। बोटॉक्स कर रहे हैं तो बोटॉक्स ऑब्वियसली दोनों साइड क्वांटिटी जो है इंपॉर्टेंट मैटर करता है, हमने जितनी क्वांटिटी इस साइड डाली है उतनी क्वांटिटी इस साइड डालेंगे तभी तो सिमेट्रिकल लगेगा। वो उसकी क्वांटिटी ऊपर नीचे होगी तो फिर ऑब्वियसली प्रोडक्ट ज्यादा कम होगा तो एसिमेट्रिकल लगेगा। तो अगर सही तरीके से किया जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो सर अभी जैसे हमने बकल फैट रिमूवल की बात की, हाँ जी, तो सर क्या उससे हमारा फेस थोड़ा ओल्डर लुक करने लगता है? नहीं ऐसा नहीं है। बेसिकली हम क्यों कराते हैं बकल फैट रिमूवल सर्जरी, क्यों करते हैं? स्लिमर फेस होने के लिए। सपोज दैट आपका फेस जैसे है और आपका फेस अगर स्लिमर चबी होता, तो एवरी फीमेल कैसा चाहती है, हाई चेक बोन आना चाहिए और ओवल शेप होना चाहिए, तो वी शेप आना चाहिए, और जो हमारा जॉ लाइन है सापन हो। तो इसके लिए अगर चबी होता है तो ऑब्वियसली उसको स्लिम करने के लिए हम बकल फैट निकालना पड़ता है, तो सबक्यूटेनियस फैट से नहीं होता है, तो बकल फैट निकालना पड़ता है। तो ऑब्वियसली हम ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट बकल फैट ही निकालते हैं, तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में निकालते हैं जिससे कि वो स्लिमर हो जाए। लेकिन ओल्डर ऐसा लगता है कि ओल्डर दिखेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। और ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि किस एज में करा रहे हैं। ऑलरेडी जो आप 50+ एज में करा रहे हैं और उसके बाद तो विद इन आप तो एजिंग तो इंक्रीज होगी, उसकी वजह से अगर आपको लग रहा है एज है ऑलरेडी तो एज दिखेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको किस लिए कर रहे हैं, उसको एज को कम करने के लिए कर रहे हैं। इसमें जो हम बकल फैट करते हैं फेस का शेपिंग करते हैं कि एक अच्छा शेप आ जाए, ओवल शेप आ जाए, चबी जो चेक है मस्कुलाइन फेस जैसा दिख रहा है किसी किसी का, वो फेमिनाइन थोड़ा क्रिएट करने की उसके लिए ओल्डर नहीं। थैंक यू सर। और सर एक जैसे कि बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल डिम्पल्स का, और उसके लिए लोग एक प्रोसीजर कराते हैं जिससे डिम्पल प्लास्टिक होते हैं। हाँ जी। तो सर उससे क्या माउथ में इन्फेक्शन होने के डर रहते हैं? जनरल डॉक्टर माधुरी, ऐसा है कि मुंह के अंदर कोई भी सर्जरी करें,
इवन चेन इम्प्लांट कर रहे हैं, डिम्पलोप्लास्टी कर रहे हैं, तो इवन मेरा आर्गुमेंटेशन भी जो है मुंह के अंदर से इंटरवली करता हूँ जिससे स्कार्स ना दिखे हो। तो ऑब्वियसली कोई भी प्रोसीजर अगर मुंह के अंदर से हो रहा है तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली हमारा ओरल इनटेक है तो बैक्टीरिया कोलोनाइजेशन हो रहा है, तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं प्रोसीजर्स करने के बाद आपका एंटीबायोटिक्स है, माउथ वॉश है, हमेशा बोलते हैं जो कुछ भी खाया आपने उसके बाद भी क्या है आपने माउथ वॉश करना है। तो ये कुछ दिन तक 7 days तक आपको ये फॉलो करना है। कुछ लोग नहीं करते हैं इसको फॉलो, अवॉइड करते हैं, तो ऑब्वियसली चांसेस इंक्रीज हो जाता है। एज सच सिर्फ सर्जरी की वजह से नहीं बढ़ सकता है। सर्जरी हुआ है ऑब्वियसली मुंह के अंदर तो हम ऐसा कुछ नहीं है से बाइंडर लगा देंगे इसको क्लियर कर देंगे, नहीं कर सकते, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आप अगर डॉक्टर ने जो एडवाइस किया है वो फॉलो करेंगे तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस सेशन। थैंक यू डॉक्टर। आई एम प्रीटी श्योर हमारे व्यूअर्स को ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड अगर आपको कुछ डाउट्स हैं अभी भी तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए उसे, एंड अपने नेक्स्ट सेशन में हम उसे डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे।